Hello students, welcome to the channel Learn Law with Zerlish. Today's topic is interpretation of statutes. उसका आज हम इंट्रोडक्शन, पर्पस, स्कोप और सारे पॉइंट, सारे फंक्शंस, उसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक नया सब्जेक्ट हमने आज स्टार्ट किया है। इसकी प्लेलिस्ट भी पूरी प्रॉपर, जैसे बाकियों की प्लेलिस्ट रेडी हुई है, इसकी भी प्लेलिस्ट रेडी होगी। हर एक टॉपिक के साथ एक प्रॉपर वीडियो होगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इट्स अ प्रोसेस। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जुडिशरी जो होती है हमें हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में और अप्लाई करने में द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। सपोज पार्लियामेंट ने कोई भी एक प्रोविजन बनाया, ठीक है, अब उसका जो मीनिंग है बहुत एम्बिगस है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, तो जुडिशरी हमको हेल्प करेगी उसको समझाते हुए और उसकी एप्लीकेशन को समझाते हुए कि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का इंटेंट क्या था इस प्रोविजन को बनाने का। ओके, सो एज अ लेजिस्लेशन इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस। जैसे कि हमें पता है कि मॉडर्न गवर्नेंस का जो फाउंडेशन है वो लेजिस्लेचर ही है, लेजिस्लेशन ही है। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इंश्योर्स दैट द पर्पस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ आर अपहेल्ड। कि प्रॉपर पर्पस और प्रॉपर जो स्पिरिट है लॉ की वो इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पर्पसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्लेरिफाइंग, इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पर्पस क्या है? सबसे पहला है क्लेरिफाइंग लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट को क्लेरिफाई करना। जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो उसका कोई ना कोई लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है, ठीक है। तो उस इंटेंट का मतलब, अगर ऑब्वियस सी बात है कि लेजिस्लेचर एक पॉजिटिव इंटेंट के लिए ही बनाएगी, लेकिन अगर एक नॉर्मल व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी, एक नॉर्मल पर्सन अगर कुछ बोलता है, अगर उसे पढ़ता है, सपोज एक प्रोविजन है, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और उसका जो इंटरप्रिटेशन निकल रहा है एक लेमैन्स पर्सपेक्टिव से, तो वो बहुत नेगेटिव निकल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर लेजिस्लेशन ने बनाया तो वो लेजिस्लेशन ने नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए तो बनाया नहीं होगा जो सोसाइटी पे हो। तो फिर उसको हेल्प करता है जुडिशरी उसको पॉजिटिव तरीके से समझाने में, ताकि हमें पता लग जाए कि उस जो प्रोविजन बना है लेजिस्लेचर के द्वारा उसका इंटरप्रिटेशन होगा कैसे, उसको हमें यूज़ कैसे करना है अपने लॉ में। ओके, तो क्लेरिफाई करता है, क्लेरिफाइंग लेजिस्लेटिव इंटेंट। The primary goal is to ascertain the intention of the legislature and implement it accurately. Legislature का वही मैंने जो आपको बताया, उसका implementation proper तरीके से हो सके और हम उसे use कर सकें। This is a vital because ये एक important है because क्यों statutes में have ambiguous and unclear language। कभी कभार ऐसे होते हैं provisions, आपने पढ़े होंगे बेयर एक्ट में, इतने जो प्रोविजंस लिखे हुए होते हैं वो बहुत एम्बिगस होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये है, समझ नहीं आता। लाइक एक कंपनीज एक्ट में है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल पर्पस, ठीक है, तो उसमें है मे बी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, तो ये मे बी का जो इंटरप्रिटेशन होगा ना वो कंपनी के लिए होगा, लॉफुल अनलॉफुल के लिए नहीं होगा। ये अंडरस्टूड है कि हाँ हमें अनलॉफुल कंपनी नहीं खोलनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए इसमें कन्फ्यूजन थी, कंपनी में भी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, तो क्या मैम हम कंपनी को अनलॉफुल पर्पस के लिए भी ओपन कर सकते हैं? जी नहीं, यहाँ बात कंपनी की हो रही है, वो मे वर्ड का जो यूज़ हुआ है वो कंपनी के रिस्पेक्टिव में हुआ है, ना कि अनलॉफुल या लॉफुल पर्पस के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेटर कैन नॉट फोरसी एवरी सिनेरियो। वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस। या legislator cannot foresee every scenario or legal issue that might arise। जो legislator है वो कोई भी issue, कोई scenario, जो legal issue कोई भी create होता है, arise होता है, उसको foresee नहीं कर सकते। Now the second point is ensuring fairness and justice। एक fairness and justice होना चाहिए कि ये नहीं है कि तुमने लॉ बनाया है लोगों को मतलब abuse करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में जितने भी लॉ पास होते हैं वो वेलफेयर के लिए होते हैं, पब्लिक के वेलफेयर के लिए ही किए जाते हैं। तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इंश्योर्स दैट लॉज आर अप्लाइड जस्टली एंड इक्विटेबली, कि लॉज का जो एप्लीकेशन होगा वो जस्टली होगा और बिल्कुल इक्विटेबली होगा। अवॉइडिंग एनी अनफेयर आउटकम्स, कोई भी अनफेयर आउटकम्स नहीं होना चाहिए ड्यू टू लिटरल और रिजिड रीडिंग्स। कोई भी बेयर एक्ट में कुछ भी लाइन्स वगैरह कुछ भी लिखी हुई हैं, जो भी प्रोविजन लिखा हुआ है, सॉरी, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अनफेयर नहीं होना चाहिए, उसका आउटकम अनफेयर नहीं आना चाहिए। ओके, कोई भी रिजिड रीडिंग्स नहीं होगी। सपोज कंपनी में भी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस, तो इसकी अगर रिजिड रीडिंग देखें कि जैसा उसमें लिखा है हम एज इट इज हमें मानना है, तो ये तो लॉफुल और अनलॉफुल पर्पस दोनों को प्रमोट कर रहा है, बट ऐसा है तो नहीं ना। सो लाइक दैट। थर्ड पॉइंट, अडेप्टिंग टू चेंज सर्कमस्टांसेस।
laws are enacted at a specific point in time. Interpretation allows them to evolve with societal, technological and economic changes. अब देखिए इन्वॉल्वमेंट हमेशा होता है सोसाइटल एस्पेक्ट से भी, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी और इकोनॉमिक चेंजेस के एस्पेक्ट से भी। तो इसके लिए भी हमें अपना इम्पोर्टेंस हमें अपनी इंटरप्रिटेशन को क्लियर करते रहना चाहिए होगा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब जो रूल हमारा सदियों पुराना चल रहा था, सती प्रथा थी, उस टाइम पे शायद वो चीज़ उनके लिए सही थी, बट आज के डेट में वो तो क्राइम है ना, वो नहीं हो सकता। तो इवॉल्वमेंट होता रहता है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब लॉ का इंटरप्रिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स, हार्मोनाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन डिफरेंट लॉज, जब कोई भी दो लॉज हैं, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो उसमें इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही उसे रिकंसाइल किया जाता है, उसकी इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म किया जाता है और एक अच्छे लीगल सिस्टम को अपहोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन। The scope of interpretation encompasses all legal texts like primary legislation, include acts, statutes passed by the legislative bodies, समझ आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, ऑर्डिनेंस जो भी पास होते हैं हमारे लेजिस्लेशन से। सेकेंडरी लेजिस्लेशन क्या होता है हमारा, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, बाय लॉज इनैक्टेड अंडर द डेलीगेटेड पावर, जो डेलीगेटेड पावर के टाइम पे हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, बाय लॉज वगैरह बनते हैं, वो भी इंटरप्रेट होते हैं। ठीक है, उसका स्कोप में मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के स्कोप में ये आता है सब कुछ। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सम केसेस द जुडिशरी में इंटरप्रेट लीगल एग्रीमेंट्स, कोई भी लीगल एग्रीमेंट जो बनाया जाता है किसी भी पार्टी के, मैं आज भी बहुत फंबल कर रही हूँ, सॉरी फॉर दिस, आप वीडियो पे कंसंट्रेट करना। ठीक है, द जुडिशरी में इंटरप्रेट लीगल एग्रीमेंट्स एंड द प्रेसिडेंट्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, कोई भी अगर ऐसा लीगल एग्रीमेंट अगर किसी दो पार्टीज के बीच में बनता है, उसमें भी अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है, तो वो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या फिर जुडिशरी के द्वारा क्लियर कर दिया जाता है, इंटरप्रेट करा जाता है मतलब। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स की। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग देयर की एट्रीब्यूट्स। अब की एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिटन लॉ, स्टैट्यूट आर फॉर्मल लीगल टेक्स्ट क्रिएटेड बाय कॉम्पिटेंट लेजिस्लेटिव बॉडीज। समझ आ गया होगा कि एक फॉर्मल टेक्स्ट होता है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा क्रिएट किया जाता है। बाइंडिंग अथॉरिटी, स्टैट्यूट्स हैव द फोर्स ऑफ लॉ, फोर्स ऑफ लॉ होता है स्टैट्यूट्स के ऊपर, कंपेलिंग द कंप्लायंस विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। प्रोस्पेक्टिव नेचर होता है, जनरली स्टैट्यूट्स ऑपरेटिव प्रोस्पेक्टिवली अनलेस एक्सप्लिसिटली स्टेटेड अदरवाइज। हर एक्ट को हम प्रोस्पेक्टिवली ही डील करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वहाँ पे मेंशन किया हो कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली माना जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव होता है, सपोज एक लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, वो आज की डेट से आज डेट क्या है, टुडे इज 3rd of Feb, तो आज की डेट से अगर उसकी एनफोर्समेंट डेट है तो वो आज के दिन से लागू होगा। उस चीज़ से रिगार्डिंग पुराने जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स हुए हैं, कुछ भी हुआ है, तो वहाँ पे वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा। रेट्रो से आपको याद रखना, रेट्रो ओल्ड चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, तो पुराने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब वो होता है कि जब हमारे जो लॉ है वो आज की डेट में एनफोर्समेंट तो हो रहा है, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस उसकी पुराने टाइम के जितने भी केसेस हैं उन पर भी चलेगी, तो वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। दे प्रिस्क्राइब्स जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ केसेस। एब्स्ट्रैक्ट रूल्स जो होते हैं वो भी इसमें आएगा। हायरार्की, स्टैट्यूट्स एग्जिस्ट विद इन अ फ्रेमवर्क विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफन टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर ऑर्डिनरी लॉज। सिंपल था, आपको सब समझ आ गया होगा, कुछ टफ है ही नहीं इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर नेचर। स्टैट्यूट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फंक्शन, पर्पसेस। ओके, अब इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है नीचे पूरा क्लासिफिकेशन का। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द लॉ। पर्पस ऑफ द लॉ के ऊपर डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स होते हैं। दिस क्लैरिफाई एंड कोडिफाई एग्जिस्टिंग लीगल प्रिंसिपल्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग न्यू वंस। ये जो होते हैं डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट्स का मतलब होता है ये क्लैरिफाई करते हैं, कोडिफाई करते हैं जो एग्जिस्टिंग लीगल प्रिंसिपल हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे इंडिया में, उनको इंटरप्रेट करते हैं, नए लॉ इंट्रोड्यूस नहीं करते। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, स्टैट्यूट्स दैट रेक्टिफाई एम्बिग्विटीज इन द कॉमन लॉ। कोई भी ऐसा कॉमन लॉ है जिसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कोई भी एम्बिग्विटी है, तो उसको रेक्टिफाई करता है।
कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स क्या होता है? दीज कंसोलिडेट्स एंड फॉर्मलाइज लॉज ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, लाइक आईपीसी हो गया या सीआरपीसी हो गया। अब तो ये बीएनएस है शायद, ये बीएनएस है, ये बीएनएसएसएस है, सीआरपीसी। ओके, अमेंडेटरी स्टैट्यूट्स, दीज मॉडिफाई, इसमें मॉडिफिकेशन होता है, ऐड ऑन होता है और रिपील किए जाते हैं एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर कोई भी प्रोविजन अगर गलत होता है तो। अमेंडमेंट्स टू लेबर लॉज टू एड्रेस इवॉल्विंग वर्क प्लेस कंडीशंस। नेक्स्ट है रिपीलिंग स्टैट्यूट्स, दिस एक्सप्लिसिटली नलिफाई द प्रीवियस लॉ। रिपीलिंग का मतलब अब आपको पता ही होगा, रिपील हम कहते हैं रिपील स्टैट्यूट, रिपील का मतलब भी होता है खत्म हो जाना, कोई सी भी चीज़ का खात्मा, खत्म हो जाना। ओके, तो अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2017 इन इंडिया, ठीक, बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जो एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो पहला है जनरल स्टैट्यूट्स, अप्लाई यूनिवर्सली विद इन अ लीगल जुरिस्डिक्शन, एग्जांपल नेशनल टैक्सेशन लॉज। ओके, ये जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन की बात यहाँ पे कर सकते हैं, नेशनल की बात कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे है। ओके, स्पेशल स्टैट्यूट्स अप्लाई टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, सब्जेक्ट्स और इश्यूज, एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक्ट से, पार्टनरशिप एक्ट एक पर्टिकुलर एक्ट है, कंपनीज एक्ट एक पर्टिकुलर एक्ट है, लाइक दैट। अब बेस्ड ऑन इफेक्ट, मैंडेटरी स्टैट्यूट्स, मैंडेटरी स्टैट्यूट्स कंटेन बाइंडिंग प्रोविजंस वेयर नॉन कंप्लायंस लीड्स टू इनवैलिडिटी। जो मैंडेटरी स्टैट्यूट्स होते हैं वो बाइंड करते हैं जहाँ पर अगर नॉन कंप्लायंस हुआ किसी भी चीज़ का तो वो इनवैलिड हो जाएगा, एग्जाम्पल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स इन क्रिमिनल लॉज। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स, रिकमेंड और गाइड कंडक्ट बट नॉन कंप्लायंस डज नॉट नेसेसरली इनवैलिडेट एक्शंस, एग्जाम्पल सर्टेन प्रोसीजरल रूल्स इन सिविल केसेस। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, अब ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है, ड्यूरेशन के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे स्टैट्यूट्स को। टेम्परेरी स्टैट्यूट्स होते हैं, ऑपरेट फॉर अ लिमिटेड पीरियड अनलेस रिन्यूड और मेड परमानेंट। इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेज जो आते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, ऑर्डिनेंस पावर मिली जाती है प्रेसिडेंट को, लाइक दैट। परपेचुअल स्टैट्यूट्स रिमेन इन फोर्स इनडेफिनेटली अंटिल रिपील्ड, ये मतलब ये इन्फोर्स हो जाएगा तो एक इन्फोर्स हो जाएगा तो जब तक इसको रोका नहीं जाएगा, जब तक इसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये लागू चलेगा, लागू होगा, ठीक है, तब तक ये लॉ चलेगा, कोई भी स्टैट्यूट चलेगा, लाइक फंडामेंटल लॉज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ बेस्ड ऑन देयर ऑपरेशन, फिफ्थ क्लासिफिकेशन, प्रोस्पेक्टिव स्टैट्यूट्स और रेट्रोस्पेक्टिव, जो मैंने आपको भी बताया, अप्लाई ओनली टू द एक्शंस और इवेंट्स अकरिंग आफ्टर देयर एनैक्टमेंट, आफ्टर द एनैक्टमेंट के टाइम पर, मतलब उसके बाद से, आज अगर 3 Feb को ये बना है, मतलब एनफोर्समेंट डेट आज है किसी भी स्टैट्यूट की, तो आज से वो लागू होना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर वो रेट्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, तो वो 3 Feb के पहले भी जाएगा और आगे से तो होगा ही होगा, नया लॉ है, लेकिन पहले के जितने केसेस है उन पर भी इफेक्ट डालेगा। अप्लाई टू इवेंट्स और एक्शंस दैट अकर बिफोर, ओके, बिफोर और ये आफ्टर, यहाँ पे ये डिफरेंस आप देख लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएगा, बिफोर एंड आफ्टर देयर इनैक्टमेंट। एग्जाम्पल टैक्सेशन अमेंडमेंट्स अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। लिटरल रूल एंड गोल्डन रूल एक मिस्चीफ रूल होता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ एजस्डम जेनरस, ये सब हमारे इसमें आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब आप टेंशन मत लेना, इसको मैं सारे रूल्स को, सारे इंटरप्रिटेशन को मैं थोड़ा सा बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ उस वीडियो में, इनकी प्रॉपर वीडियो बनेगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, पूरी की पूरी प्रॉपर वीडियो बनेगी। इस लिटरल रूल पे कम से कम ½ एन आवर की वीडियो रेडी होगी, उसके बाद आपको समझ आएगा। ये तो बस एक कहते हैं ना, मतलब एक लिटरल मीनिंग है, जैसे लिटरल रूल को पढ़ने के लिए एक उसका लिटरल मीनिंग, एक बेसिक मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि एटलीस्ट वो हमें पता हो, कि हमें नॉलेज हो कि वो है क्या, हमें थोड़ा सा हमें जस्ट पता हो उस चीज़ का, दैट्स इट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। फोकस ऑन द प्लेन ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। प्रोविजन में जो भी जैसा भी लिखा है, वर्ड टू वर्ड, इज एम आर, ग्रामर से लेकर वैसे सब कुछ लगा के जो तुम उस बात को समझ पा रहे हो उसका मतलब वैसा है, बिल्कुल रिजिड तरीके से समझना कि मैन इज प्लेइंग विद अ बॉल, तो अ मैन इज प्लेइंग विद अ बॉल, इसका मतलब क्या है कि एक बॉल के साथ एक आदमी खेल रहा है, दैट्स इट। इसका इंटरप्रिटेशन तुम कुछ और नहीं लगाओगे, जस्ट अ लिटरल मीनिंग, कि जो लिखा है प्रोविजंस के अंदर वही चीज़ तुम एज इट इज समझ लोगे। इफ द लैंग्वेज इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, नो एडिशनल इंटरप्रिटेशन इज नीडेड, जहाँ पर कोई भी एम्बिग्विटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वहाँ पर
लिटरल रूल लगता है, जो लिखा है वो समझो, बात खत्म। नेक्स्ट इज गोल्डन रूल, मॉडिफाइज द लिटरल रूल। ये एक मॉडिफिकेशन है किसका, लिटरल रूल का, टू अवॉइड एब्सर्ड और अनजस्ट आउटकम्स। जहाँ पर थोड़ी अब्सर्डिटी होती है, ठीक है, अनजस्टनेस होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज मिस्चीफ रूल। मिस्चीफ रूल, एक मिस्चीफ का मतलब क्या होता है, एक जनरल मीनिंग बता दो, इसका लिटरल मीनिंग बता दो मुझे, लाइक प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है, और प्रॉब्लम, ठीक है। द स्टैट्यूट्स एम्स टू एड्रेस फोकसिंग ऑन द लॉस पर्पस। किसी भी एक्ट में, सपोज कोई भी एक्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करने के लिए जो चीज़ होती है, जो रेगुलेशंस रूल्स बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मिस्चीफ रूल। ओके, नेक्स्ट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ensures statutes are interpreted in a way that avoids conflict between। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से मतलब भी समझ आ रहा होगा, को जो भी है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम होने वाला है, ठीक है, बस पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, हार्मनी बैठनी चाहिए हर स्टैट्यूट के बीच में। अगर कोई दो स्टैट्यूट कॉन्ट्राडिक्ट कर भी रहे हैं तो उनको बैलेंस बना के उसमें पब्लिक का वेलफेयर प्रमोट होना चाहिए, दैट्स इट। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, favors an interpretation that benefits the weaker party especially in social welfare laws। सेम चीज़ है, जहाँ पर भी हमें लग रहा है कि जो भी वीकर सेक्शन है कोई भी, ठीक है, वहाँ पर हमको क्या चाहिए, सोशल वेलफेयर चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए जो भी इंटरप्रिटेशन होगा वो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन होगा, किसी भी चीज़ के बेनिफिट के लिए। वीकर सेक्शन का यहाँ पे अभी हम वीकर पार्टी, वीकर सेक्शन के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर की, तो वही है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन देना। डॉक्ट्रिन ऑफ एजिस्टम जेनरस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको मतलब मार्क कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। आई एम मेकिंग अ स्टार ऑन इट। व्हेन जनरल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वंस, कोई भी जनरल वर्ड है वो फॉलो किसको कर रहा है, स्पेसिफिक वर्ड को, तो फिर इन द लाइट ऑफ स्पेसिफिक वंस द जनरल वर्ड्स इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ स्पेसिफिक वंस, तो जो वो जनरल वर्ड है ना वो इंटरप्रेट किया जाएगा उस स्पेसिफिक वर्ड्स के अकॉर्डिंग। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। सपोज मैंने बोला कि आई एम गोइंग दिल्ली एंड आई विजिटेड कुतुब मीनार, और मुझे बताओ रेड फोर्ट एट्सेट्रा, ठीक है। मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिया है, आई एम गोइंग दिल्ली एंड आई विजिटेड कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट एट्सेट्रा। अब जी एट्सेट्रा स्पेसिफिक वर्ड क्या हुआ है यहाँ पर, हमारा स्पेसिफिक वर्ड हुआ दिल्ली। अब सारे आपको पता है मैंने मॉन्यूमेंट्स के नाम लिखे हैं, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट। सॉरी गाइज, ये क्या, सॉरी वो थोड़ा ग्लिच आ गया था बीच में। अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, आई एम गोइंग टू दिल्ली एंड आई विजिटेड कुतुब मीनार एंड रेड फोर्ट। तो हमारा दिल्ली जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है, और जो एटसेट्रा मैंने यूज़ करा है, तो अब जाहिर सी बात है इस एटसेट्रा को आप किसके लाइट में इंटरप्रेट करेंगे, इस दिल्ली के इंटरप्रेट। अब ये तो नहीं मानेंगे ना कि मैं मैडम दिल्ली गई हैं लेकिन वो ताजमहल देख कर आई हैं, नहीं पॉसिबल, वो आगरा में है, कैसे देख लेंगे मैम, ठीक है। तो वो इंटरप्रिटेशन आपका स्पेसिफिक वर्ड के जनरल वर्ड के पार्लेंस में किया जाएगा, लाइक काउस, गोट्स एंड अदर एनिमल्स। तो वो अदर एनिमल्स में क्या होंगे, नॉट इंक्लूड वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायंस, ठीक। नेक्स्ट इज टूल फॉर इंटरप्रिटेशन। इंट्रिंसिक एड्स, जिसे हम इंटरनल एड्स कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक एड्स, इसको हम एक्सटर्नल एड्स कहते हैं। इंटरनल एड्स पे गाइज और एक्सटर्नल एड्स पे स्टूडेंट्स पूरी की पूरी प्रॉपर वीडियो बनेगी, आधे 1 घंटे की, आप अच्छे से उसे देखना, 1 घंटे के नहीं, मतलब आधा घंटा, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बनेगी, उसे प्रॉपरली आप देखना, तभी आपको समझ आएगा। इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स बहुत सारे होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, तो इसे आप अच्छे से करिएगा। एलिमेंट्स विद इन द स्टैट्यूट सच एज प्रीएम्बल्स, डेफिनेशन, शेड्यूल्स एंड एक्सप्लेनेशन। जैसे कि कोई भी एक्ट होता है तो हमारे बेयर एक्ट में सबसे पहले उसका प्रीएम्बल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, शेड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं, उसमें उसका इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्ट को समझने के लिए। अगर हमने उसके सारे इंटरनल सोर्सेज से निकाल लिया लेकिन फिर भी हमें किसी चीज़ का मतलब नहीं समझ आ रहा, हमने उसके इंटरनल सोर्सेज को चेक कर लिया, फिर भी हम क्लियर नहीं है उस बात को लेके, किसी भी पर्टिकुलर लॉ को लेके, किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन को लेके, तब हम एक्सटर्नल एड्स का यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल एड्स इज अ सेकेंडरी थिंग, ओके, ये सेकेंडरी थिंग है, दिस इज द प्राइमरी थिंग, याद रखना। एक्सटर्नल रेफरेंसेस लाइक लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, उस एक्ट की हिस्ट्री पे जाएंगे हम, उसके प्रायर लॉ पे जाएंगे कि इस एक्ट को पास करने से पहले पुराना एक्ट क्या था,
इसके पीछे डिक्शनरीज यूज़ करेंगे, जुडिशियल डिसीजंस यूज़ करेंगे, ओके, प्रेसिडेंट्स यूज़ करेंगे, जजमेंट यूज़ करेंगे, तो ये बातें हम लिख सकते हैं. प्रिजम्पशन इन इंटरप्रिटेशन. थर्ड पॉइंट, द लेजिस्लेचर डज नॉट इंटेंड absurd रिजल्ट्स. कभी भी लेजिस्लेचर ये सोचकर कोई भी प्रोविजन या कोई भी एक्ट नहीं बनाता जहाँ पर एब्सर्डिटी आए. ठीक है, उसका मोटिव होता है हमेशा फ़ायदा करना, पब्लिक का वेलफेयर, इंडिया का वेलफेयर के लिए ही लेजिस्लेचर सब कुछ करता है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए. स्टैट्यूट्स डू नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस एक्सप्लिसिटली सेड. पहले भी मैंने बताया था, जब तक स्पेशली कहा नहीं जाएगा कि कोई भी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, तब तक हम उसे क्या मानेंगे, प्रोस्पेक्टिव मानेंगे. याद रखना ये चीज़. एवरी वर्ड इन अ स्टैट्यूट हैज़ अ पर्पस. हर एक सिंगल वर्ड का, जो ये इज़, एम, आर, मे, शैल, ये जो वर्ड्स है ना, हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग है. स्टैट्यूट में कोई भी वर्ड, एक भी बैरक में एक भी वर्ड, एक भी कॉमा फालतू के लिए नहीं लगा हुआ, हर चीज़ का मतलब है उसमें. अब हम आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पर. द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियल एप्लीकेशन. ईजी है, लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझाता है, मतलब लेजिस्लेटिव इंटेंट को क्लियर करता है कौन, जुडिशियल एप्लीकेशन के द्वारा. बाय अंडरस्टैंडिंग देयर पर्पस, नेचर एंड द क्लासिफिकेशन, legal practitioners ensures the consistent and the just application of laws. This process not only upholds the rule of law but also adapts statutes to meet the needs of a dynamic society. Easy था. कंक्लूजन आप तो अपनी तरफ से ऑल्टर करके भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ज़रूरी नहीं है, तो बस मैं आपको दे देती हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको लास्ट में सब कुछ समझ आ जाए. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फर्स्ट वीडियो. इसके बाद हम कंटिन्यूशन में अब हर एक टॉपिक को एलैबोरेट करके मैं समझाऊंगी. जितने भी एड्स हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, प्रॉपर अच्छे से पूरा कवर किया जाएगा. और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर यू कैन use my email id, you can message me on Instagram, as you can do anything you want. So okay, bye bye, we will meet in the next video.